नमस्कार। ज्ञान सुधा पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की। और जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं तो ये अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम का बीज विषय है, मुख्य विषय है। वर्तमान में आयोजित होने वाली जो स्कूल व्याख्याता परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड परीक्षा और सेकंड ग्रेड परीक्षा है, उनके पाठ्यक्रम का भी ये हिस्सा है। साथ ही राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाओं और सहायक आचार्य हिंदी जो विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाती है, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण भाग है। तो हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात कर रहे हैं। बीती कक्षा में हमने हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथों पर बात की। आज हम बात करेंगे साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां। यद्यपि ये विषय पूर्व में लेना था, लेकिन पहले मेरा उद्देश्य था कि आपका परिचय मैं प्रमुख साहित्य इतिहास ग्रंथों से करवाऊं और फिर किस पद्धति पर वो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं उस पर हम बात करें। तो ये शब्द बार बार आ रहा है, साहित्य इतिहास। जो साहित्य का इतिहास है, इतिहास और साहित्य क्या है हम ये देख चुके हैं। इतिहास अर्थात ऐसा निश्चित रूप से था या ऐसा ही हुआ या अतीत में घटित घटनाओं, तथ्यों, विवरणों का लेखा जोखा हमने इतिहास के संदर्भ में देखा। लेकिन जब हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य क्या है? साहित्य हम जानते हैं जिसमें सभी के हित का भाव हो, या हम कहें कि साहित्य वो सार्थक और मनोरम रचना है जिसमें मानव मन और जातीय जीवन की सुख दुखात्मक ललित भावनाओं का संचयन किया जाता है। और ये ललित भावनाएं साहित्य में इस प्रकार अभिव्यक्त की जाती है कि जो भाव है वो जन सामान्य के भाव बन जाते हैं। तो जो समष्टि के भाव जब बन जाए व्यष्टि के भाव, तो व्यष्टि अर्थात व्यक्ति के भाव जब जनमानस के या समाज के भाव बन जाए तो वो साहित्य कहलाता है। और साहित्य की जब बात की जाए तो साहित्य में जन सामान्य की प्रवृत्तियों और चित्तवृत्तियों वृत्तियों का सूक्ष्म विवेचन किया जाता है। इतिहास में केवल तथ्य होते हैं, घटनाएं होते हैं, उनका विश्लेषण और मूल्यांकन होता है। लेकिन साहित्य की जब बात करते हैं तो जो चित्तवृत्तियां हैं जनमानस की, उनका राष्ट्रीय परंपराओं, सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों और राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो साहित्य के इतिहास में साहित्य की जो विकासमान परंपरा है, उसका उद्भव और आज तक की स्थिति का क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए जो साहित्य इतिहास है, जो इतिहास और साहित्य से मिलकर बना है शब्द, वो एक दूसरे पे अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर है। इतिहास की उपेक्षा करके साहित्यिक इतिहास नहीं लिखा जा सकता। इसलिए साहित्य के इतिहासकार का उद्देश्य साहित्य के बहुविध विकास को प्रस्तुत करना होता है। अब हम साहित्य इतिहास की आवश्यकता क्यों है? तो साहित्य का जो इतिहास है वो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि अतीत की जो घटनाएं हैं, उनका जो तथ्य है, उनका जो विश्लेषण है, उनका जो मूल्यांकन है, वो जातीय जीवन की जो ललित भावनाएं हैं, सुख दुखात्मक अभिव्यक्ति है, उनसे किया जाए तो वहां वो जरूरी हो जाता है। और साहित्य के सम्यक मूल्यांकन हेतु साहित्य का इतिहास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साहित्य की विभिन्न रचनाएं होती हैं, उसके रचनाकार होते हैं, साहित्य सृजन के प्रेरक तत्व होते हैं, युगीन चेतना होती है, युगीन प्रवृत्तियां होती है। और उन प्रवृत्तियों से परिचित कौन करवाता है? साहित्य इतिहास। उन प्रवृत्तियों से, उन रचनाकारों से, युगीन चेतना से, देश काल और परिस्थिति अनुरूप समाज से केवल और केवल साहित्य इतिहास परिचित कराता है। इसलिए साहित्य इतिहास का जो महत्व है वो अक्षुण्ण है। इस संदर्भ में विश्वंभर मानव कहते हैं कि किसी भाषा में उस साहित्य का इतिहास लिखा जाना उस साहित्य की समृद्धि का परिणाम है। साहित्य के इतिहास का लिखा जाना अपनी साहित्यिक निधि की चिंता करना एवं उन साहित्यिकों के प्रति न्याय एवं कृतज्ञता प्रकट करना है जिन्होंने हमारे जातीय एवं राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित किया है। तो ये बात कही है विश्वंभरनाथ मानव ने
साहित्य इतिहास लेखन के बहुत सारे प्रयास हुए हैं जिनको हमने बीती कक्षाओं में देखा है। हमने देखा कि किस प्रकार इस्तवार दलाल लितरत्तर एंदुई हिंदुस्तानी गारसद तासी पहला ग्रंथ लिखते हैं और उसके पश्चात लगातार मौलवी करीमुद्दीन की बात कर ले, महेश दत्त शुक्ल की बात कर ले, शिव सिंह सरोज की बात कर ले, ग्रियर्सन की बात कर ले, मिश्र बंधु विनोद की बात कर ले, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें, या कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करें, या कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका जो कि 1940 ईस्वी में आता है उसकी बात करें, से लेकर गणपति चंद्र गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं। लेकिन इतिहास लेखन की क्या पद्धतियां रही हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभ तो हमने देखा कि 19वीं शताब्दी में गारसद तासी से माना गया। लेकिन जब हम बात करते हैं तो इतिहास की दृष्टि से जो सर्वप्रथम उल्लेख्य ग्रंथ हैं वो भक्ति काल, जैसा कि हमने बीती कक्षा में भी देखा, भक्ति काल में ही मिलने लगते हैं। और भक्ति काल में जब हम उन ग्रंथों की बात करते हैं तो गोकुलदास का नाम पहले आता है। और गोकुलदास की जब हम बात करते हैं तो 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये ग्रंथ भक्ति काल में मिलते हैं हमें। इसके पश्चात यदि हम देखें तो नाभादास का जो भक्तमाल है, इतिहास ग्रंथ के पूर्व की परंपरा में देखें तो ये मिलता है। ध्रुवदास की नामावली, मिलती है। इसी तरह मातादीन मिश्र की यदि बात करें तो उनका कवित्त रत्नाकर, कालिदास त्रिवेदी की बात करें, कालिदास हजारा इनका ग्रंथ मिलता है। रीतिकाल में मिलता है ये ग्रंथ। कालिदास कृत है, कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी है इनका पूरा नाम, और कालिदास हजारा ग्रंथ इनका मिलता है जिसमें 292 कवियों की 1000 कविताओं का संग्रह वहां मिलता है। तो ये जो सारे ग्रंथ हम देखते हैं, चाहे वेणी माधोदास की मूल गोसाई चरित हम रीतिकाल में देखें, सूदन की नामावली देखें, तो ये सारे जो ग्रंथ हैं वो इतिहास ग्रंथ से पूर्व की परंपरा में रखे जरूर जा सकते हैं, लेकिन इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना गया है क्योंकि कवियों का विवरण मात्र है। इसलिए ये ग्रंथ जो हैं परिचयात्मक ग्रंथों के रूप में माने जा सकते हैं, इतिहास ग्रंथों के रूप में नहीं। तो हिंदी साहित्य के 19वीं शती के पूर्व के विभिन्न कवियों और लेखकों के ये परिचयात्मक ग्रंथ है, इतिहास परंपरा के पूर्व के ग्रंथ है, इसलिए इनसे विदित होना जरूरी है, इसलिए इन्हें जानना जरूरी है। हमने देखा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभ 19वीं शती में गारसद तासी के इस्तवार द ला लितरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी से माना गया है, और उसके पश्चात विभिन्न इतिहास ग्रंथ लिखे गए। तो जब हम इतिहास ग्रंथों की परंपरा की बात करते हैं, भारतीय इतिहास ग्रंथों की परंपरा की बात करते हैं, तो उनमें जो मुख्य पद्धतियां अपनाई गई है, इतिहास लेखन की जो पद्धतियां रही है वो 4 पद्धतियां प्रमुख रही हैं। और इन 4 पद्धतियों की जब हम बात करते हैं तो पहली पद्धति जो रही है वर्णानुक्रम पद्धति रही है। दूसरी पद्धति की हम बात करें तो कालानुक्रमी पद्धति रही है। तीसरी की बात करें वैज्ञानिक पद्धति, और जो चौथे नंबर पर जो पद्धति
विधेयवादी पद्धति रही है। तो इन 4 पद्धतियों के आधार पर ही जब हम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों की परंपरा को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य के जो इतिहास ग्रंथ है वो इन 4 पद्धतियों को आधार बनाकर लिखे गए हैं। यदि हम पहली पद्धति जो कि वर्णानुक्रम पद्धति है उसके बारे में बात करें तो ये वर्णानुक्रम, वर्णों का अनुक्रम, जैसा कि नाम से विदित है कि वर्णों का अनुक्रम, इसमें महत्वपूर्ण बात है कि वर्णों का अनुक्रम। तो वर्णों का अनुक्रम कैसे? वर्णा साहित्य का इतिहास है तो इसमें रचनाकारों की बात होगी, चाहे वो कवि हो या अन्य विधाओं के लेखक, तो रचनाकारों की, साहित्यकारों की बात होगी। तो इस पद्धति के अनुसार उन रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। तो यहाँ पर यदि देखें तो जैसे उदाहरण यदि हम लें तो यदि हम बात करें तुलसीदास की, यदि हम बात करें चिंतामणि की, यदि हम बात करें केदारनाथ सिंह की, तो हम बात कर रहे तुलसीदास की, जब हम बात करते हैं वो भक्ति काल के आते हैं, कवि हैं। इसी तरह केशव की बात करें, वे भक्ति और रीतिकाल की संधि स्थल पर मिलते हैं। चिंतामणि की बात करें, रीतिकाल के कवि हैं। इसी तरह केदारनाथ सिंह की बात करें और अनामिका आधुनिक काल की कवयित्री हैं, यदि उनकी बात करें तो इनका समय भले ही भिन्न भिन्न रहा हो, लेकिन जब हम इनकी बात करेंगे और इनका कालक्रम वर्णानुसार यदि हम देखेंगे तो वहां पर इनका क्रम यदि देखें तो इस प्रकार होगा। अनामिका, केदारनाथ सिंह, केशव, चिंतामणि, तुलसीदास। तो ये क्रम हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काल क्रम को नहीं माना गया है और यहाँ पर जो वर्णों का क्रम है, जिस प्रकार शब्दकोश लेखन की जो पद्धति होती है उस आधार पर वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाते हुए ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इनका समय भले ही भिन्न हो, लेकिन उनका क्रम जो है वो शब्दकोश लेखन की तरह रखा गया है। अनामिका आधुनिक युग की कवयित्री हैं, केदारनाथ सिंह आधुनिक काल के कवि हैं, केशव रीति काल के कवि हैं, जो भक्ति और रीति के संधि स्थल पर हैं, चिंतामणि रीति काल के कवि हैं, तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन यहाँ पर कालक्रम की कोई योजना नहीं है। यहाँ पर इतिहास लेखन नहीं बल्कि शब्दकोश लेखन की तरह वर्णानुक्रम पद्धति में रचनाकारों का विवरण दिया जाता है। तो ये पद्धति यदि देखें तो इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत इस प्रवृत्ति को माना जाता है। और जब हम इतिहास ग्रंथों को देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों को देखते हैं, तो वर्णानुक्रम पद्धति में जिन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं वो गार्सद-तासी का इतिहास ग्रंथ रखा जा सकता है और जो शिवसिंह सेंगर का जो इतिहास ग्रंथ है, शिवसिंह सरोज जो है वो उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा है। तो वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग जो किया है गार्सद-तासी ने किया है और शिवसिंह सेंगर ने किया है। गार्सद-तासी जैसा कि हम जानते हैं कि उन्होंने कवियों को कालक्रम के अनुसार न रखकर यहाँ पर अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया है, यदि हम गार्सद-तासी की बात करें। और
इसीलिए इतिहास मानने में संकोच है, क्योंकि वहां पर ना काल विभाजन का प्रयास है, ना युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन है, बल्कि वर्णानुक्रम पद्धति के हिसाब से उन्होंने कवियों को रखा है। इसी तरह शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज, जो ग्रंथ मिलता है शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया, जो 1883 में प्रकाशित होता है, वहां पर भी उन्होंने कवियों का जन्म काल, रचना काल विश्वसनीय नहीं माना है और वर्णानुक्रम पद्धति को वहां पर अपनाया है। यद्यपि वहां पर हिंदी कवि संबंधी ज्ञान मिलता है, लेकिन चूंकि ये ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत मानी गई है, ऐतिहासिक दृष्टि से ये बिल्कुल भी जो वर्णानुक्रम पद्धति है वो वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ नहीं मानी गई है। लेकिन जब हम बात करते हैं हिंदी के इतिहासकारों की, तो गारसदत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम पद्धति के अनुसार इतिहास लेखन किया है, इसका प्रयोग किया है। दूसरी पद्धति जो है वो है कालानुक्रमी पद्धति। तो यहाँ पर यदि बात करें तो कालानुक्रमी, काल के अनुक्रम के हिसाब से इस पद्धति को आधार बनाकर इतिहास ग्रंथ लिखे जाते हैं और इस पद्धति में रचनाकारों का जो विवरण है वो उनके काल के आधार पर, उनके समय के क्रम से दिया जाता है और जो साहित्यकार हैं या रचनाकार हैं उनकी जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है। तो ये कालानुक्रमी पद्धति में होता है कि वहां पर रचनाकारों की जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है। और यदि हम इतिहास लेखन की दृष्टि से देखें तो ये भी एकांगी और अधूरी पद्धति मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इस पद्धति से लिखे ग्रंथ भी, जो पूर्व पद्धति पढ़ी हमने, वर्णानुक्रम पद्धति पढ़ी, वो उस आधार पर ही ये केवल कवि वृत्त संग्रह मात्र होते हैं, जिनमें उनका नामों का जिक्र भले ही होता है, उनके सूचनाएं जरूर होती है, लेकिन वहां पर न प्रवृत्तियां हैं, न विशेषताएं हैं, न युगानुकूल परिस्थितियों का वहां जिक्र है। तो जब हिंदी साहित्य के इतिहासकारों को देखते हैं तो जॉर्ज ग्रियर्सन, इस पद्धति का प्रयोग करते हैं। और मिश्र बंधु जब हम देखते हैं तो मिश्र बंधु भी इस प्रवृत्ति का प्रयोग करते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि हर इतिहास ग्रंथ में केवल एक पद्धति को अपनाया जाता है। जब हम जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करते हैं तो ग्रियर्सन में विधेयवादी पद्धति के सूत्र भी मिलते हैं, लेकिन जो मुख्य आधार उन्होंने बनाया है वो कालानुक्रमी पद्धति को आधार बनाया है। उसे लेकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का उन्होंने प्रयास किया है। यद्यपि उन्होंने हिंदी भाषा को प्राकृत, अपभ्रंश और उर्दू से अलग कर अपनी स्पष्ट दृष्टि का परिचय दिया, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने 952 जो कवि हैं उनका परिचय काल क्रमानुसार उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जब हम बात करते हैं ग्रियर्सन की, तो ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल घोषित किया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की मैं बात कर रही हूँ। पूरे ग्रंथ को 12 अध्यायों में उन्होंने बांटा है, युगीन प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है और इस प्रकार ये जो ग्रंथ है, जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है वो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1889 में आता है, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में लिखा जाता है, वो कालानुक्रमी पद्धति पर लिखा गया है। मिश्र बंधु विनोद की बात करते हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है, और मिश्र बंधुओं ने जो ग्रंथ लिखा है, मिश्र बंधु के नाम से हम जानते हैं गणेश बिहारी मिश्र है, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, 3 भाई हैं और उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है जिसके पहले 3 भाग हमने पढ़ा है 1913 ईस्वी में आए
और जो चतुर्थ भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ, जो 4591 कवियों का जो समावेशित किया है इन्होंने, वो कालानुक्रमी पद्धति पर ही किया है। और इसलिए ये जो इतिहास ग्रंथ है वो भी एकांगी माने गए, क्योंकि कविवृत्त संग्रह मात्र ये रह गए। और मिश्रबंधु विनोद इसी दृष्टि से एकांगी ग्रंथ भी माना जाता है। यद्यपि 5000 लगभग 5000 कवियों का परिचय दिया गया है, लेकिन कवियों की श्रेणियां और उनकी काव्य समीक्षा में परंपरागत सिद्धांतों और पद्धतियों का अनुसरण यहाँ पर किया गया है, इसीलिए ये कविवृत्त संग्रह कहा गया है। यद्यपि कुछ प्रामाणिक इसे कहा जा सकता है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्रबंधु द्वारा प्रणीत मिश्रबंधु विनोद से ही लिए हैं। तो मिश्रबंधु विनोद जो है, या जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जो ग्रंथ है ये कालानुक्रमी पद्धति पर लिखे गए हैं। इसके बाद जो पद्धति, जो महत्वपूर्ण पद्धति है, वो आती है वैज्ञानिक पद्धति। और इसमें वैज्ञानिक, चूंकि नाम से ही स्पष्ट है, जब वैज्ञानिक पद्धति की बात करते हैं तो वहां तटस्थता होगी, वहां निष्पक्षता होगी, वहां निरपेक्ष रहेगा इतिहासकार, और वहां पर वस्तुनिष्ठता भी होगी। तो इन सभी मूल्यों का समावेश होगा, और जो तथ्य संकलन किया जाएगा उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसमें जो ग्रंथकार है, साहित्यकार है, इतिहासकार है, वो निरपेक्ष और तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करके उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करेगा। तो यहाँ पर जो इतिहास लेखन होगा वो सिर्फ कोरा तथ्य संकलन नहीं होगा, लेकिन उनके तथ्यों की व्याख्या भी वहां पर प्रस्तुत की जाएगी, उनका विश्लेषण भी वहां किया जाएगा। और इस प्रकार जो तथ्य संकलन और उनकी व्याख्या विश्लेषण को यदि वो करता है तब तो वैज्ञानिक पद्धति पूर्ण कही जाएगी, अन्यथा इसके अभाव में ये पद्धति भी एकांगी हो जाएगी। तो केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण वहां पर नहीं होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ उनका विवेचन, उनका अनुशीलन, उनका व्याख्या और उनका विश्लेषण भी करना वहां पर जरूरी है। और इसीलिए जब हम देखते हैं तो जो शुक्ल है वो इस वैज्ञानिक पद्धति के तत्वों को वहां पर समावेशित करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हैं, वैज्ञानिक पद्धति के तत्वों को अपना रहे हैं। उनका ग्रंथ जो है पूरी तरह वैज्ञानिक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यदि केवल वैज्ञानिक पद्धति की बात करेंगे तो वहां पर केवल और केवल तथ्य होंगे। यद्यपि तटस्थता, निरपेक्षता, वस्तुनिष्ठता होगी, लेकिन यदि वहां पर उनकी व्याख्या और विश्लेषण नहीं किया गया तो वो वैज्ञानिक पद्धति एकांगी साहित्य लेखन में मानी जाएगी। जो महत्वपूर्ण पद्धति है वो है विधेयवादी पद्धति, जिसे 4 पद्धतियों में महत्वपूर्ण पद्धति माना गया है। और जब हम बात करते हैं तैन की, जो फ्रेंच विद्वान है तैन, उन्होंने इस पद्धति को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। और जैसा कि हमने देखा, उन्होंने जाति, वातावरण और क्षण विशेष को महत्व दिया। ये हम देख चुके हैं, ये दोहराव है यहाँ पर। और उन्होंने कहा कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित रेस अर्थात जातीय परंपराओं को समझना जरूरी है, राष्ट्र के जो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण और सामयिक परिस्थितियों को, परिवेश को समझना जरूरी है, और क्षण विशेष में क्या जातीय मनोभाव रहे हैं, जनता की चित्त वृत्ति रही है, उसे समझना, उसका अध्ययन, विश्लेषण आवश्यक है। तो इस दृष्टि में हम जहां देख रहे हैं वहां पर जातीय परंपराओं की बात आ गई है, वहां पर राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण और सामयिक परिस्थितियों की बात आ गई है, वहां पर तटस्थता की भी बात आ गई है, और एक व्यापक और स्पष्ट और विकसित दृष्टि की बात आ गई है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो यह साहित्य इतिहास लेखन की एक व्यापक और विकसित
पद्धति की श्रेणी में रखी जाती है। और जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को देखते हैं तो हिंदी में सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस पद्धति का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। और इसके पश्चात यदि हम देखें तो रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, नामवर सिंह आदि जो प्रख्यात साहित्य इतिहासकार हुए हैं वो इसी पद्धति का प्रयोग अपने साहित्य इतिहास लेखन में करते हैं। और उनके कथन, उनका लेखन स्वयं इस बात का प्रमाण है। हम कुछ उदाहरणों को देखें तो ये एक महत्वपूर्ण उद्धरण है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य कहलाता है। तो ये जो उद्धरण है वो रामचंद्र शुक्ल का उद्धरण है। और रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है, जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, जिसमें सूक्ष्म व्यापक दृष्टि से विकसित दृष्टिकोण रखा गया है, जहां पर स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण और प्रामाणिक निष्कर्ष बताए गए हैं, जिसमें हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया गया है। पूरे भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटा गया है और 1000 कवियों का परिचय वहां पर दिया गया है। विभिन्न काव्य धाराओं, युगीन प्रवृत्तियों का निर्धारण वहां पर किया गया है। तो उस दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है वो विधेयवादी पद्धति की अनुपालना करते हुए वो इतिहास ग्रंथ सामने आया है, जो कि 1929 ईस्वी में लिखा गया, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया और बाद में स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुआ। तो ये जो ग्रंथ है वो विधेयवादी पद्धति के आधार पर लिखा गया है। एक और उदाहरण देखते हैं कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। जब हम ये वक्तव्य देखते हैं, ये उदाहरण देखते हैं, तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये उद्धरण है। और जब हम रामस्वरूप चतुर्वेदी की बात करते हैं तो वो हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण जो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है, जिसे व्यास सम्मान भी मिला है, जो अपनी लोकप्रियता और आकर्षण में अद्वितीय है। और यदि हम देखते हैं तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो दृष्टि है वो भी आचार्य शुक्ल की दृष्टि से प्रभावित दिखाई देती है, लेकिन जो पद्धति इन्होंने अपनाई है वो विधेयवादी पद्धति अपनाई है। और उसके अनुसार वहां पर यदि देखा जाए तो जातीय परंपराएं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण और सामयिक परिस्थितियों का वहां अध्ययन, विवेचन, विश्लेषण और निष्कर्ष स्थापना का प्रयास वहां पर इस ग्रंथ में मिलता है। तो इसके पश्चात यदि हम देखें तो बच्चन सिंह, नामवर सिंह, इससे पूर्व के जो ग्रंथ लिखे गए हैं, लगभग समकालीन जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उन ग्रंथों में ये प्रवृत्ति मिलती है। इसी तरह हिंदी साहित्य का आदिकाल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, 1952 ईस्वी के आसपास वो ग्रंथ 1952 ईस्वी में लिखा गया है। इसी तरह हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए हैं और उन्होंने भी इसी पद्धति को अपनाया है। तो वहां पर द्विवेदी इतिहास को परंपरा के विकास के रूप में व्याख्यायित करते हैं और वहां विधेयवादी पद्धति को अपनाते हैं। तो हमने देखा कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो 4 पद्धतियां हैं, वर्णानुक्रम, कालानुक्रमी और वैज्ञानिक और विधेयवादी पद्धति, उन पद्धतियों को मूल रूप से अपनाते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास वहां पर किया गया है। और ये इतिहास ग्रंथ
इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन कौन सी पद्धति एकांगी है ये हमने देखा, और कौन सी पद्धति एक विकसित और स्पष्ट पद्धति मानी गई है साहित्य इतिहास लेखन की, तो वो विधेयवादी है, जिसे तेन लेकर आते हैं। और हिंदी में सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस पद्धति को, यद्यपि ग्रियर्सन भी कुछ अंशों में अपनाते हैं, लेकिन पूर्णता के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वीकार करते हैं, और उनके बाद परवर्ती जो इतिहासकार हैं वो इस पद्धति को अपनाते हैं। तो हमने इन चारों पद्धतियों के बारे में जाना, हमने मुख्य उद्धरणों को देखा, और इस प्रकार हम जानते हैं कि जो साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा है, जो कि फ्रेंच विद्वान गारसे द तासी से प्रारंभ होती है और उसके पश्चात मौलवी करीमुद्दीन से होती हुई, शिव सिंह सेंगर से होती हुई, जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से होती हुई वहां पर रामस्वरूप चतुर्वेदी तक पहुंचती है, राम कुमार वर्मा से होती हुई रामस्वरूप चतुर्वेदी तक पहुंचती है। तो ये जो पद्धतियां हैं, ये जो इतिहास ग्रंथ है, वो इतिहास की रूपरेखा, काल विभाजन पद्धति, काव्यधारा का विवेचन करने में, युगीन परिस्थितियों का विवेचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इस आधार पर ये ऐतिहासिक जो पद्धतियां रही हैं, इतिहास लेखन की पद्धतियां रही है, और प्रमुख इतिहास ग्रंथों के बारे में कुछ तथ्य जुटाने का प्रयास हमने किया है। काल विभाजन और अन्य इतिहास ग्रंथों पर बात हम सतत जारी रखेंगे, प्रमुख प्रवृत्तियों पर बात हम करना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।